क्या होता है? No absorption of food and what? ठीक है, फूड नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है? Dehydration. डिहाइड्रेशन हो सकता है, बिल्कुल सही है पूर्वा, राइट। और Imbalance of electrolyte. वो तो देना पड़ेगा, वो तो आपको देना पड़ेगा। सो और क्या हो सकता है? एज अ थिंक लाइक अ मेडिकल ऑफिसर कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो? Decrease in Motility of absorption. the food will increase. Motility of food will increase. Food is not getting absorbed. Motility of the food is going to increase. Multiple times the fecal waste will be liberated out. Like frequency of liberation, frequency जो होती है fecal waste pass करने की, वो आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, वो आपकी काफी ज्यादा increase हो जाएगी. So that is something you will find happening over there. ठीक है? So those are the events you find happening in the diarrhea. आप मुझे ये बता दो कि आपका अगर आपको एक सिरोसिस का केस मिलता है, आपके सामने सिरोसिस का केस आता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी कि इसको सिरोसिस क्यों हुआ होगा? जॉन्डिस के सिम्टम होंगे उसमें। Due to inflammation of liver. ठीक है, Inflammation of liver. सिरोसिस इज योर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हाँ, ये बात आपकी सही है, आप लोग जो कह रहे हो वो बात आपकी सही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई केस आता है सिरोसिस का और आप देखते हो कि यार इसको तो सिरोसिस हुआ है, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि यार इसका रीजन क्या हो सकता है सिरोसिस होने का? व्हाट इज अ वेरी कॉमन रीजन फॉर सिरोसिस आपके हिसाब से? Liver. वापस बोलिएगा। Liver damage. Alcohol, the one of the common reasons for cirrhosis is alcohol consumption, right? इसके वजह से आपका सिरोसिस आपको एक कंडीशन देखने के लिए मिलती है काफी कॉमनली, राइट? हाँ, फिर जब सिरोसिस में टर्म यूज करता हूँ तो आप बोलेंगे कि हाँ सर यहाँ पे हो रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी, ओके। उसके रीजन यहाँ पे कई सारे हो सकते हैं, यू कैन गेट टू हैव प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर दैट, ठीक है। बट कॉमन वाला आपका होता है अल्कोहल वाला। और यार अगर लिवर आपका काम नहीं कर रहा तो आपका सही, आपके कई सारे पाथवेज आपके सही से चलेंगे नहीं, आपके कई सारे मेटाबॉलिक इवेंट्स आपके सही से चलेंगे नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा सही से तो आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, आपको ब्लीडिंग होती है हद से ज्यादा, उसका रीजन क्या होता है हद से ज्यादा ब्लीडिंग होने का, लिवर काम नहीं कर रहा तो? Clotting factor. क्लोट इफेक्ट नहीं बनते। राइट, बिल्कुल सही। क्लॉटिंग फैक्टर आपके यहाँ पे बनेंगे नहीं, और क्योंकि आपके क्लॉटिंग फैक्टर आपके यहाँ पे बन नहीं रहे, इसलिए ये बात हो रही है आपकी यहाँ पे दैट यू विल बी फाइंडिंग कि आपका कट लगने के बाद आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा, आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा, एंड यू आर फाइंडिंग कि इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, एंड दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग विद द योर सिरोसिस वाला कंडीशन, ठीक है। आई विल कीप इट ओवर हियर सो आई कैन सी दैट। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दिस इज समथिंग वी हैव, ये हमने किया था। वाशियोर और मेरेस्मस आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आई होप बोथ द कंडीशन आर क्लियर टू यू, Yes, Yes, sir. sir. राइट? वाशियोर एंड मेरेस्मस इज वेरी मच क्लियर टू यू। Good याद evening, sir. रखिएगा। हाँ जी, गुड इवनिंग इशिता। यहाँ पे आपका जो एज ग्रुप यहाँ पे रहता है वो आपका रहेगा बिटवीन 1 to 5 इयर्स ऑफ एज के अंदर आपको मिलेगा वाशियोर, जहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी आपके प्रोटीन की, और 1 साल से कम का अगर बच्चा होता है देन यू हैव अ कंडीशन ऑफ मेरेस्मस, जहाँ पे आपको कैलोरी और प्रोटीन की दोनों की डेफिशिएंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, राइट? सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दैट वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ द सिरोसिस, हमने देखा था यहाँ पे, हमने डायरिया यहाँ पे देखा था, राइट? दोनों कंडीशन हमने देख ली थी। डायरिया समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंपेरेटिवली, राइट? दोनों चीजें आपने यहाँ पे देखी थी। और रिचेल कार्सन के बारे में हमने बात किया था, किसी को याद है ये कौन थे रिचेल कार्सन? सर Yes, जिन्होंने sir. जिन्होंने detect- So marine biologist. राइट पारुल, वेरी गुड। दे शी वाज माय मराइन बायोलॉजिस्ट, यस, शी वाज माय मराइन बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम किया था, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं हमारा एक और कंडीशन जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा एज अ कॉन्स्टिपेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन कि इसमें आपका होता क्या है। तो कॉन्स्टिपेशन आपके डायरिया से बिल्कुल अपोजिट है, कॉन्स्टिपेशन आपके डायरिया से बिल्कुल यहाँ पे अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो खाना है बहुत स्लोली पास हो रहा होता है आपके इंटेस्टाइन से। याद रखना, यहाँ पे आपका जो खाना है वो बहुत स्लोली पास हो रहा है आपका इंटेस्टाइन से, और इसलिए होगा क्या, आपका जो वाटर होता है खाने के अंदर वो हद से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन ना, क्योंकि आपका खाना बहुत स्लोली पास हो रहा है इंटेस्टाइन से, और वेरी हाई अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन विल हैपन। और अगर आपका ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आपका हो रहा है देन आपको मिलेगा कि आपका जो फीकल वेस्ट होगा वो हो जाएगा आपका हार्ड, सो आई विल हैव अ
hard fecal waste. You'll have a hard fecal waste. तो आपका जो फीकल वेस्ट यहाँ पे होता है वो आपका हो जाता है हार्ड, राइट। और अगर आपका फीकल वेस्ट हार्ड हो जाता है, या आई वुड से ड्राई हो जाता है, हार्ड एंड आई वुड से ड्राई हो जाता है, तो फीकल वेस्ट पास करना हो जाता है मुश्किल। सो फीकल वेस्ट फिर आपका पास नहीं हो पाता। सो ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए इन योर कॉन्स्टिपेशन। याद रखना, काफी स्लोली पास हो रहा है आपका खाना इंटेस्टाइन से, और क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर खाना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर खाना अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट मोर वाटर इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड। और उसके से होता क्या, आपका जो फीकल वेस्ट होता है, याद रखना ये हो जाएगा ड्राई एंड हार्ड, और फिर वो पास करना हो जाता है डिफिकल्ट। सो लेट्स सी दैट क्या है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। डिफिकल्टी इन डिफिसिएशन कॉज बाय डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। आपका इंटेस्टाइन से जो खाना पास हो रहा है वो बहुत स्लोली पास हो रहा है, ठीक है। फीसिस रिमेन इन द कोलॉन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज याद रखो, ये लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे आपसे कि आपके जो फीकल वेस्ट है वो कोलॉन के अंदर हद से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। समझो नॉर्मली आपके पेट में जो कोलॉन है उसमें खाना टाइम स्पेंड करता है लगभग 1 घंटा, लेकिन यहाँ पे समझो वो 4 घंटे वहां पे ही है, मतलब वो बहुत स्लोली पास हो रहा है। इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन द कोलॉन। तो उससे क्या होगा, आपका वाटर यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, यू विल हैव अ एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से आपका होता क्या है, आपका जो फीसिस है इट बिकम्स ड्राई एंड हार्ड, और इसलिए आपको फीकल वेस्ट पास आउट करने के लिए होती है प्रॉब्लम्स। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। दिस इज समथिंग यू कॉल इट एज अ कॉन्स्टिपेशन। इसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ, या इसको याद रखेंगे एज योर कॉन्स्टिपेशन। अब आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझनी है, कॉन्स्टिपेशन होने का रीजन क्या होता है, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर योर कॉन्स्टिपेशन। तो एक रीजन आपका ये होता है यहाँ पे कि आप फ्लूइड इनटेक अच्छा नहीं रख रहे, आपका पानी आप कम पी रहे हो। ओके, एक रीजन ये होता है कि आपका अगर फ्लूइड इनटेक अगर आपका कम हो, दैट्स वन ऑफ द रीजन। एक रीजन आपका हो सकता है कि आपका फाइबर कंटेंट डाइट में कम हो, दैट्स अ सेकंड रीजन, कि अगर आपके डाइट में फाइबर की कमी है, देन एक रीजन वो बन सकता है। एंड वन कैन बी, अगर आप एक कुछ ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स मतलब कुछ मेडिकेशन ले रहे हो, और उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आ सकता है कई बार। सो याद रखना, you can have inadequate fluid intake, insufficient fiber in the diet and certain drugs। ये आपके रीजन हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन के अंदर आपका फीकल वेस्ट पास नहीं हो रहा है इजीली, क्योंकि वो हो चुका है आपका ड्राई एंड हार्ड। और वो ड्राई एंड हार्ड होने की रीजन ये है कि वो आपका इंटेस्टाइन से बहुत स्लोली पास हो रहा है, कोलॉन में वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है आपके फीकल वेस्ट में से, ठीक है। तो ये सब अगर आपका भी होता है आपका, देन यू कैन फाइंड देयर विल बी इशू ऑफ अ कॉन्स्टिपेशन। याद रखना, इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, पानी आप कम पी रहे हो, फाइबर कम है आपके बॉडी के अंदर, फाइबर आप कम कंज्यूम कर रहे हो, एंड सर्टेन ड्रग्स कैन कॉज यू दिस काइंड ऑफ कंडीशन। तो ये है आपका यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। तो क्या कॉन्स्टिपेशन सबको यहाँ पे क्लियर है, सबको यहाँ पे? Yes, 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 sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, that's going to be one thing. Now let's try to see something in terms of your jaundice। अब हमारा दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे यहाँ पे है जॉन्डिस। जब आप जॉन्डिस की बात करते हो, सबसे कॉमन सिम्टम जॉन्डिस का रहता है कि आपका येलोइश होती है, आपकी आईज हो जाती है येलो कलर की, स्किन हो जाता है येलो कलर का, ड्यू टू बिल्डअप ऑफ योर बिलिरुबिन। ड्यू टू बिल्डअप ऑफ योर बिलिरुबिन की वजह से आपका होता है। अब ये चीज आपको याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आपकी आरबीसी की डेथ होती है, जब आपके आरबीसी की डेथ होगी, व्हेन योर आरबीसी इज गोइंग टू डाई, सो व्हेन यू हैव अ डेड आरबीसी, इस डेड आरबीसी के अंदर आपको मिलेगा आपका हिम। बेसिकली आपको मिलता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन का जो हिम वाला जो पार्ट होता है, जो हिम वाला पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, उसको आप कन्वर्ट करते हो, उसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू योर बिलिरुबिन, उसको आप कन्वर्ट करते हो इनटू बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन इस तरीके से आपका बनता है, बिलिरुबिन आपका इस तरीके से बनता है। और ये जो बिलिरुबिन है आपका यहाँ पे, इसको डालता है आपका बाइल जूस के अंदर आपका लिवर। सो ये जो आपका बिलिरुबिन जब यहाँ पे आपका इस तरीके से बनेगा, इस बिलिरुबिन को लिवर ने पकड़ना है, और लिवर ने इस बिलिरुबिन को पकड़ के इसे शिफ्ट करना है इनटू द बाइल जूस। इट विल बी शिफ्टिंग दिस बिलिरुबिन इनटू द बाइल जूस। आप याद रखिएगा कि बाइल जूस के अंदर आपके दोनों चीजें होती है, यू विल हैव बाइल सॉल्ट्स एंड यू विल हैव द बाइल पिगमेंट्स, राइट।
तो उसके अंदर आप इसे शिफ्ट कर देते हो। तो एक चीज आप यहाँ पे समझे कि यहाँ पे लीवर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लीवर आपके यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन ट्रांसफरिंग द बिलिरुबिन इनटू द बाइल जूस। और ये जो बिलिरुबिन जो आपके यहाँ पे जो बनाया जा रहा है और ट्रांसफर किया जा रहा है, ये सब आपका लीवर कर रहा है, ये सब आपके यहाँ पे करेगा लीवर। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, दिस इज ऑल थिंग डन बाय द लीवर। बोले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अब मेरी स्टोरी वापस से सुन लो अगर समझ नहीं आई हो तो। लीवर क्या करेगा जब आरबीसी की डेथ हो जाती है, राइट? सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये जो हिम पार्ट जो होता है आरबीसी का, उसको कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन के अंदर, और उस बिलिरुबिन को फिर आप फेंक देते हो या डाल देते हो आपके आपके बाइल जूस के अंदर। तो लीवर यहाँ पे आपका मास्टर माइंड है। लीवर आपका जो है यहाँ पे उसके ने ही आपका ये बिलिरुबिन को बना के बाइल जूस में डालना है। लेकिन अगर आपका लीवर किसी तरीके से काम नहीं कर रहा, अगर आपका किसी तरीके से अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए, देन यू कैन हैव अ कंसर्न, देन यू कैन हैव अ कंसर्न, देन यू कैन हैव अ सिम्टम्स ऑफ द जॉन्डिस। तो अगर आपका लीवर काम नहीं करता सही से, लेट्स अज्यूम लीवर ने बोला कि यार मुझे काम नहीं करना फॉर सम रीजन, तो बिलिरुबिन जो आपका बाइल जूस में जाना चाहिए था वो आपका उसके अंदर जाएगा नहीं, और ये ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा, ये आपका इकट्ठा हो जाएगा ब्लड के अंदर। सो बिलिरुबिन व्हिच वाज सपोज्ड टू गेट इनटू द बाइल जूस will now accumulate in the blood, will now accumulate in blood। क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे होता क्या आपका, यहाँ पे ऐसा स्क्रीन स्टक हो गई? अच्छा, स्क्रीन मेरी स्टक हो गई है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. स्टार दिख रहे हैं, स्टार दिख रहे हैं यहाँ पे, स्टार Yes, sir. Yes, वर्ड sir. दिख रहे हैं, वर्ड वर्ड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ऑलराइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। वर्ड भी बन गया मेरा। विंग्स कैसे बनाऊंगा? राइट। सो एक्यूमुलेट इन द ब्लड, बिलिरुबिन इज समथिंग इज गोइंग टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड। ओके, और अगर ये बिलिरुबिन आपका ब्लड में इसका लेवल बढ़ रहा है ना, फिर देखना उस पर्सन की स्किन आपकी ब्लू हो जाए, येलो हो जाएगी, उसके लाइक आईज आपके येलो हो जाएंगे, राइट? आईबॉल्स येलो हो जाएंगे, नेल्स आपके येलो हो जाएंगे, राइट? तो वो आपको काफी क्लियरली देखने के लिए मिल जाएगा अगर बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है तो। देखो बेसिकली होता क्या है ना, बिलिरुबिन ब्लड में आना ही नहीं चाहिए, ये आपका जाना चाहिए इंटेस्टाइन के अंदर और वहां से जाना चाहिए फीकल वेस्ट के साथ बाहर। लेकिन अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपको बिलिरुबिन ब्लड में आ रहा है, देन यू विल फाइंड द सिम्टम्स ऑफ द जॉन्डिस, राइट? तो इतना पहले आपको याद रखना है कि लीवर यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका यहाँ पे, राइट? और बिलिरुबिन कहां से आ रहा है ये भी आपको याद रखना है, इट इज कमिंग फ्रॉम द डेड आरबीसी। ओके, डेड आरबीसी के हिम पार्ट में से आप बनाते हो बिलिरुबिन। ओके, अब आप सोचो, अज्यूम करो कि आप एक मेडिकल ऑफिसर हो या अज्यूम करो कि आप एक पैथोलॉजिस्ट हो, और आपको पता चल रहा है कि देयर इज, आप एक ब्लड सैंपल लेते हो, राइट? आपको मैं एक ब्लड सैंपल देता हूं, आपको अगर मैं एक ब्लड सैंपल दूंगा और अगर उस ब्लड सैंपल के अंदर आपको दिखता है देयर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ, आपको दिखता है देयर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? अगर आपको दिखता है कि ब्लड सैंपल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको बिलिरुबिन अगर आपको दिख रहा है, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप मुझे सोच के बताओ अपने एंड से, क्या सोच सकते हो आप वो देख के? सर लीवर काम नहीं कर रहा ठीक है, होगा। एक आप ये सोच सकते हो कि यार आपका लीवर काम नहीं कर रहा, लीवर इज नॉट वर्किंग, ये आपका एक कंक्लूजन हो सकता है जो काफी हद तक सही भी है, लीवर इज नॉट वर्किंग। और क्या हो सकता है? और कुछ? सर गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर ही नहीं कर रही है। ठीक है, ये भी एक अच्छा आपने कंक्लूजन डाला कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस को ले ही रहा, गॉल ब्लैडर इज नॉट टेकिंग अ बाइल जूस इनसाइड एंड गोइंग इनटू द ब्लड डायरेक्टली, और नॉट टेकिंग बाइल जूस, ये भी अच्छा लगा। और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? हाँ अनामिका, कुछ कह रहे थे आप? जिस पर्सन का सैंपल है उसे जॉन्डिस हुआ है, हाँ सिल्की, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। सर आरबीसी की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है। यस, heard, very important reason is going to आरबीसी की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, आरबीसी डेथ is happening at a very high rate, death at high rate। ये एक चीज आपके यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो तीनों चीजें आपने जो बोली ना, कलेक्टिवली आप तीनों की बातें आपकी सही है, इवन सिल्की सिल्की जॉन्डिस के सिम्टम्स है वो बात सही है आपकी, पर याद रखना अगर आपके आरबीसी की डेथ हद से ज्यादा हो रही है तब भी आपके बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का कंटेंट ज्यादा होगा। ये चीज मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ पे समझे कि अगर आपके बॉडी के अंदर
आरबीसी की डेथ हद से ज्यादा हो रही है, इफ यू आर फाइंडिंग कि आरबीसी की डेथ आपकी बहुत ज्यादा हो रही है, इफ यू आर फाइंडिंग अ वेरी हार्मफुल आरबीसी डेथ हैपनिंग, देन ऑल्सो आप कहोगे या आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपका बिलिरुबिन का अमाउंट ब्लड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपको किसी पेशेंट के ब्लड सैंपल में अगर आपको बिलिरुबिन मिल जाए तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है कि आरबीसी की डेथ हो रही है और वो बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। क्योंकि जब आरबीसी की डेथ होगी तभी आपको बिलिरुबिन बनेगा। और अगर ऐसी बात है देन अगेन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आप उस पेशेंट को सजेस्ट करो कुछ चीजें, बिकॉज अगर आरबीसी की डेथ ज्यादा हो रही है देन ये प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, इट कैन बिकम अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कैन पॉसिबली हैपन ओवर देयर। तो क्या ये स्लाइड में जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या आप लोग को यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Even the amount of high RBC death can lead to a condition where you can get to see that you have a very harmed of bilirubin. So ये भी आपके यहाँ पे हो सकता है। Now let me just go back. Let me just go back और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। See, bilirubin comes from the breakdown of my heme group of RBC, ये हमने बात कर लिया था। अब क्या किया इन लोगों ने, जॉन्डिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है आपका प्री हिपेटिक जॉन्डिस, दिस समथिंग प्री हिपेटिक जॉन्डिस। प्री हिपेटिक जॉन्डिस में वही होगा जो अभी आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया। अगर आपकी आरबीसी की डेथ काफी ज्यादा हाई अमाउंट में हो रही है देन यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इनसाइड द बॉडी, और ये कंडीशन को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ प्री हिपेटिक जॉन्डिस। इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ प्री हिपेटिक जॉन्डिस, याद रखना। तो जब भी आपके सामने टर्म आएगा प्री हिपेटिक जॉन्डिस तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें आपका आरबीसी का डेथ बहुत ज्यादा हो रहा है और यू विल हैव अ एक्सेस अमाउंट में आपका बिलिरुबिन बनेगा, यू विल हैव अ बिलिरुबिन इन एक्सेस अमाउंट। सो इन एक्सेस अमाउंट बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड, जो इटसेल्फ आपको कुछ चीजें बता रहा है जिसको देख के आप कह सकते हो कि यार ये तो कंसर्न वाली बात है, ठीक है। सो एक्सेस अमाउंट पे आपको बिलिरुबिन बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड दैट इज समथिंग विच कैन हैपन अगर आपके आरबीसी की डेथ यहाँ पे हो रही है बहुत ज्यादा तेजी से। तो ये याद रखना, दैट इज वन, दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, ठीक है। ये होता है हमारे यहाँ पे प्री हिपेटिक जॉन्डिस। दूसरा टर्म है मेरे पास यहाँ पे नोन एज माई हिपेटिक जॉन्डिस। दूसरा टर्म जो मेरे पास है यहाँ पे वो है मेरे यहाँ पे हिपेटिक जॉन्डिस। हिपेटिक जॉन्डिस आपके सामने टर्म कभी आता है ना तो सिंपल आपको बोलना है कि यहाँ पे आपका लिवर डैमेज हुआ है, यहाँ पे आपका लिवर इज नॉट वर्किंग, लिवर इज नॉट वर्किंग। अगर आपके यहाँ पे लिवर काम नहीं कर रहा है, अगर आपका लिवर डैमेज हो चुका है तो आपको जो जॉन्डिस होगा उसे मैं बोलूंगा एज अ हिपेटिक जॉन्डिस। तो समझो आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप उसके कुछ टेस्ट रन करते हो और आपको पता चलता है, आपको इतना तो पता है कि उसे जॉन्डिस है, और जब आप कुछ उसके ऊपर टेस्ट रन करोगे आपको ये भी पता चलेगा कि उसका लिवर डैमेज है, तो आप क्या बोलोगे कि उसे हुआ है हिपेटिक जॉन्डिस, बिकॉज लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली एंड बिकॉज ऑफ दैट बिलिरुबिन आपके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। सो दैट काइंड ऑफ जॉन्डिस इज कॉल्ड एज योर हिपेटिक जॉन्डिस। और फिर एक और टर्म होता है आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा हिपेटिक जॉन्डिस, एक्स्ट्रा हिपेटिक जॉन्डिस। तो ये मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा हिपेटिक जॉन्डिस में आपको यहाँ पे क्या होता है। लेट मी यूज दिस स्लाइड ओवर हियर। जब मैं बात करता हूं एक्स्ट्रा हिपेटिक जॉन्डिस की, आपका बाइल जूस वैसे स्टोर कहाँ किया जाता है? Gallbladder. हाँ जी, राइट। आपका बाइल जूस स्टोर किया जाएगा इनटू द गॉल ब्लैडर, ठीक है। सो बाइल जूस विल बी स्टोर्ड इन योर गॉल ब्लैडर। सो समझो, अब ये बात आप समझो यहाँ पे कि समझो आपका यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, समझो दिस इज योर गॉल ब्लैडर ओवर हियर, ओके। अगर गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन वोन आ गया हो, अगर गॉल ब्लैडर में आपका कोई स्टोन बन गया हो, सो विच इज समथिंग कॉल्ड एज योर ब्लैडर स्टोन, राइट। अगर आपके गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन आ जाता है जिसको हम कहते हैं एज अ गॉल ब्लैडर स्टोन, ये कई बार देखने के लिए मिलता भी है, आपने शायद कभी ये सुना भी होगा कंडीशन की ब्लैडर में भी कई बार स्टोन बन जाते हैं। अगर ये कंडीशन कई बार होती है, या समझो वहां पे अगर ट्यूमर बन जाता है ब्लैडर के अंदर, तो उस कंडीशन में आपके ब्लैडर के अंदर आप बाइल जूस को डाल नहीं पा रहे। इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि आप बाइल जूस को आपके ब्लैडर में आप डाल नहीं पा रहे, और उस कंडीशन में आप बोल सकते हो दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद द एक्स्ट्रा हिपेटिक जॉन्डिस। तो एक्स्ट्रा हिपेटिक जॉन्डिस में आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि आपको जो गॉल ब्लैडर होगा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी। इधर वहां पे कोई स्टोन फॉर्मेशन मिल सकता है आपको, या फिर हो सकता है कि वहां पे कोई ट्यूमर बन चुका हो, या फिर हो सकता है कि वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन, कोई ना कोई तो रीजन है
जिसकी वजह से मेरा ब्लैडर अपना काम नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई तो रीजन है जिसकी वजह से मेरा ब्लैडर यहाँ पे, गॉल ब्लैडर यहाँ पे मेरा काम नहीं कर पा रहा, एंड दैट काइंड ऑफ जॉन्डिस इज कॉल्ड एज माय एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। तो याद रखना, एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस में ये ब्लैडर वाली स्टोरी याद रखना कि गॉल ब्लैडर में आप स्टोन होगा या फिर ट्यूमर होगा, उसके वजह से आपका ब्लैडर अपना काम कर नहीं पा रहा और सारा के सारा योर बिलीरुबिन इज सीन इन द ब्लड स्ट्रीम, एंड देन यू हैव अ हेपेटिक जॉन्डिस जहां पे आपका लीवर ही काम नहीं कर रहा। सिंपल सी बात है, लीवर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। और प्री हिपेटिक के अंदर आरबीसी की डेथ ज्यादा हो रही होगी, इसलिए आपको काफी एक्सेस में मिल रहा है आपका बिलीरुबिन आपके ब्लड के अंदर। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जॉन्डिस यू हैव टू नो। तो क्या आपको यहाँ पे तीनों जॉन्डिस यहाँ पे आपको समझ आ रहे हैं? Yes, sir. Right? रिपीट कर दो प्लीज कौन सा वाला, कौन सा वाला? सर, ये वाला First one. फर्स्ट वाला, प्री हिपेटिक वाला? Yes, sir. यस सर प्री हिपेटिक में क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात है। प्री हिपेटिक का सीन क्या है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, आप किसी का ब्लड सैंपल देख रहे हो, उस ब्लड सैंपल के अंदर आपको मिल रहा है एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन। आपको उस ब्लड सैंपल में मिल रहा है देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब जैसे ही आपको बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर आपको बिलीरुबिन यहाँ पे दिख रहा है, राइट, सो व्हाट विल हैपन दैट यू विल से कि यार इसका बिलीरुबिन इतना हाई क्यों है। और जब आप थोड़ा उसको ध्यान दोगे उस चीज पे क्या ये हाई क्यों होगा, देन यू विल गेट टू रियलाइज कि अगर आपके आरबीसी की डेथ बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपके आरबीसी की डेथ अगर बहुत हाई रेट पे अगर ज्यादा हो रही है, देन यू विल फाइंड अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन आपका यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। देन यू विल सी कि अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन यहाँ पे आपका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आपके यहाँ पे होती है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ प्री हिपेटिक जॉन्डिस। तो प्री हिपेटिक जॉन्डिस याद रखना, आपके ब्लड में बहुत ज्यादा बिलीरुबिन है और ये किस वजह से मालूम है, ये इसलिए है क्योंकि आपका आरबीसी का नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक डेथ ज्यादा हो रही है इनकी। लीवर आपका ठीक है, ब्लैडर आपका सही से काम कर रहा है, बट आरबीसी की डेथ यहाँ पे ज्यादा हो रही है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन इनसाइड द बॉडी। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, राइट। और अगर ये कंडीशन होती है देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, किसी पर्सन के आरबीसी की डेथ ज्यादा हो रही है, सो यू एक्चुअली हैव टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो दैट्स योर प्री हिपेटिक जॉन्डिस। ऑलराइट, so these are the things you have to know. I hope it's clear to you. I hope it's clear to all of you. Mehak, Rohina, Anamika, Navpreet, Yes, all of sir. you. उनके मैं नाम नहीं भी ले रहा, उनके भी I hope it's clear to all of you. ठीक है, right? So yeah, that is something you have to know. अब करते हैं कुछ सिंपल चीजें। वॉमिटिंग देखते हैं फटाफट। इसमें क्या ही बताएं, वॉमिटिंग इज समथिंग यू नो, throwing up all your content from the stomach through your mouth. तो वॉमिटिंग में हम एक जो चीज यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। एक चीज आपकी ये होती है इसके अंदर, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। स्टमक का जो कंटेंट है आपका उसे आप बाहर निकाल रहे हो वाया योर माउथ। दिस रिफ्लेक्स इज कंट्रोल बाय अ वॉमिट सेंटर। आपके ब्रेन में एक वॉमिट सेंटर होता है जिसे हम बोलते हैं हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे हम बोलते हैं हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। इस ब्रेन के सेंटर में से ही आपका लाइक जनरेट होता है सिग्नल फॉर द वॉमिटिंग, राइट। A feeling of nausea precede the vomiting. एक सेंस ऑफ डिजीनेस, चक्कर आना है, आई वुड से नॉट चक्कर आना एग्जैक्टली, बट एक सेंस ऑफ डिजीनेस आपको फील होती है वॉमिटिंग करने के पहले। कभी नोटिस करना, एक सेंस ऑफ नॉजियाटिक फीलिंग आपको आ रही है, ऐसे लाइक थोड़ा सा डिजी फील होता है, तो ऐसे चक्कर टाइप होता है वो, जैसे हम डिजीनेस कहते हैं। सो सेंस ऑफ डिजीनेस यू गेट टू सी बिफोर द वॉमिटिंग। कभी आप नोटिस करना, अगर आपको वॉमिटिंग आ रही हो और आपसे कोई बात कर रहा हो वो टाइम पे, तो आपको बिल्कुल दिल नहीं करेगा वहां पे मुड़ के बात करने का, बिकॉज यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंडीशन जहां पे यू आर गोइंग टू थ्रो अप एंड समबडी इज ट्राइंग टू टॉक टू यू। सो दैट काइंड ऑफ डिजीनेस जो आपको जनरेट होती है ना वहां पे, दैट एक्चुअली हैपेंस बिफोर द वॉमिटिंग। एंड देन आपका ये जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये आपका लाइक इट इज गोइंग टू गवर्न द वॉमिटिंग वाला पार्ट। सो दैट इज गोइंग टू बी वॉमिटिंग। रीजन कई सारे हो सकते हैं, आप एक दो रीजन बता दो वॉमिटिंग क्यों हो सकती है, रीजन क्या हो सकते हैं इसके? Overeating. खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो ठीक है, इनडाइजेशन में, ठीक है, हो सकता है ये कई बार, ठीक है। और कुछ? हाँ, और कुछ सर ज्यादा खा लेने से। ओवर ईटिंग हो सकता है, बिल्कुल ओवर ईटिंग से आपका हो सकता है वॉमिटिंग। हाँ जी, ये भी सर जो रात का सुबह खाया मतलब बासी स्टेल फूड, ठीक है, राइट। रात का सुबह खाने से तो आई डोंट थिंक होता होगा, बट 3 दिन पुराना अगर आप खा रहे हो तो या पॉसिबली यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग, राइट। यू कैन हैव इवन हाँ जी, और में कोई हलचल हो तो भी। पेट में कोई हलचल हो,
स्टमक में अच्छा, ठंडा एसिड खाने ज्यादा से हो जाए। बाहर का खाने से फूड पॉइजनिंग एक आपका रीजन हो सकता है, राइट, ठीक है। बाहर का कुछ अगर मैंने गलत खा लिया, सर, कुछ ठंडा आपने गलत खाने से कुछ। ठंडा खाने से, ठंडा खाने से क्या वोमिटिंग होती है? मोशन ट्रैवल से सिकनेस। उस टाइम अरे सुनो, मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस मालूम है ना, बस के अंदर ट्रैवल करते समय जो मोशन सिकनेस होती है, Yes, sir. यस सर। भी वॉमिटिंग हो सकती है, इवन दैट कैन लीड टू वॉमिटिंग। इवन यू नो व्हाट, समटाइम अगर आप ऐसा कुछ देख लो ना, तो उससे भी आपको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आ सकता है, एंड यू कैन वॉमिट एक्चुअली, राइट। इवन दैट एट टाइम्स हैपन, यू सी समथिंग व्हिच इज सो लाइक डिफिकल्ट टू सी। कभी आप वेटनरी हॉस्पिटल जाते हो, आपने कुछ ऐसा देख लिया, राइट, डीलिंग विद एनिमल्स, इवन दैट कैन गिव यू अ फीलिंग ऑफ दैट वॉमिटिंग वाला पार्ट। सो नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन फॉर रीजन ऑफ वॉमिटिंग। सो ये जो भी आपने यहाँ पे बताया मुझे, इंडाइजेशन, ओवर ईटिंग, स्टेल फूड खाना, पुराना खाना आपने खा लिया, यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के टाइम पे आपको वॉमिटिंग हो सकती है, एंड इवन योर मोशन सिकनेस कैन गिव यू द फीलिंग ऑफ द वॉमिटिंग, ठीक है। तो यस, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। इंडाइजेशन यहाँ पे क्या होता है देख लेते फटाफट, जो कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। आई वुड से इनकम्प्लीट डाइजेशन इज हैपनिंग ऑफ द फूड। इंडाइजेशन में सिंपल चीज आप याद रखो, देयर इज गोइंग टू बी अ इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ food, right? So food is not properly digested, leading to feeling of fullness, और आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस आपको रहती है, आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपको लगता है कि यार पेट भरा भरा लग रहा है मुझे और मुझे और कुछ खाना नहीं है, ठीक है। दिस कॉजेज द कॉजेज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। कई बार आपके पेट में एंजाइम इनफ अमाउंट में सिक्रीट नहीं किए गए हैं, तो इसलिए आपका ये हो सकता है इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। एंजाइटी, ये भी होता है बेटा, कई बार अगर आप एंशियस हो आपके एग्जाम को लेके, एग्जाम को तो इतना नहीं होता, बट अगर कोई चीज को लेकर आप एंशियस हो, स्ट्रेस में हो, तो वो टाइम पे आपको हो सकता है इंडाइजेशन, आपको वो टाइम पे हो सकता है। सो दैट कैन आल्सो लीड टू इंडाइजेशन। फूड पॉइजनिंग, कुछ गलत खा लिया आपने, फूड पॉइजनिंग के टाइम पे भी आपका इंडाइजेशन हो सकता है, खाना आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। ओवर ईटिंग की वजह से भी हो सकता है इंडाइजेशन। एंड स्पाइसी फूड, अगर आप स्पाइसी फूड अगर आप खा रहे हो ज्यादा, तो उससे भी आपका इंडाइजेशन हो सकता है, राइट। तो ये कई सारे आपके रीजन है आपके इंडाइजेशन होने के, यू कैन हैव प्लेंटी ऑफ रीजन जिसकी वजह से आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन अगर 1-2 दिन के लिए है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी जनरली, बट अगर ऐसा ये आपके साथ हमेशा हो रहा है या महीने में 7-8 बार आपके साथ अगर ये हो रहा है, देन आपको एक्चुअली में आपका डाइट चेंज करना चाहिए, आपको एक्चुअली में आपका डाइट चेंज करना चाहिए ताकि आपका ये कंडीशन आपका ना आए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हाट यू ईट ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप मानो या ना मानो, बट जो आप खाते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइक हेल्थ के लिए, राइट। इफ यू आर ईटिंग अ राइट काइंड ऑफ थिंग, देन इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉन्ग रन, राइट। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग ओवर हियर, कि द आइडिया ऑफ हैविंग अ हेल्दी फूड और हेल्दी मील, या ऐसी चीज खाना जो आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट, या ऐसी चीजें ना खाना जो आपके लिए सही नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, वो खाना सही नहीं होता, वो पीना सही नहीं होता, ज्यादा बाहर का खाना सही नहीं होता, चाउमीन एंड ऑल्सो ओकेजनली खा सकते हो, सादा खाना सही नहीं होता। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है इन सब चीजों का करने का कि अगर आप सही मील खा रहे हो ना, आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। राइट नाउ व्हाट यू आर 16, आप लोग 16 या 15 के होंगे, roughly at age of 23-24 you will be start working, 22-23 के एज में you will be start working, और जब आप काम करना चालू करते हो आप प्रोडक्टिव रहोगे एक सर्टेन एज तक, राइट, 40-45, उसके बाद हेल्थ कंसर्न्स रहते ही हैं। बट अगर आप अपना डाइट मेंटेन करते हो, अगर आप अपना मील मेंटेन करते हो, अगर आप वो चीजें नहीं खाते जो आपको नहीं खानी चाहिए, जो आप खा रहे हो आप खा पा रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा मेंटेन रहती है। इवन आपके एज के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती, and that's why one should follow all those kind of things so that you can maintain your productivity। और अगर आप वो मेंटेन कर पा रहे हो तो जो आप काम कर रहे हो चाहे वो कुछ भी हो, और अगर आपको पसंद है तो आप उसमें बहुत ज्यादा तरीके से आप एक्सेल कर पाते हो। so that's why you have to maintain your meal, ठीक है। so that's your indigestion over here, right, that's a vomiting indigestion and yeah। so अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे ना, I hope vomiting and indigestion आपको यहाँ पे क्लियर है। I hope these two terms are clear to all of you। vomiting Yes. यस यस सर। right, now let's have a look at something like your PEM। PEM यहाँ पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब ये जो स्टेटमेंट जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पैराग्राफ, ये एनसीईआरटी का है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसे देख ले एक बार, इसलिए
यहाँ पे ये लोग बेसिकली बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर मरासमस और वाशियोरकोर। मरासमस और वाशियोरकोर दोनों ही आप टर्म से जिससे आप फेमिलियर हो, जिससे आप वाकिफ हो, राइट। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें बताइए, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए लेट्स सी देम। डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। कई सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये इशू आपको देखने के लिए मिलता है। ये कंट्रीज आपको मिल जाएगी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। लाइक मैंने बोला, साउथ ईस्ट एशिया में आपका इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, जापान आता है, वियतनाम आता है, बर्मा आता है। सो कुछ कंट्रीज के अंदर आपको अभी भी ये कंडीशन देखने के लिए आपको मिल जाती है, राइट। देन साउथ अमेरिका आपका हो गया, साउथ अमेरिका मतलब जहां पे आपका अर्जेंटीना हो गया, वेनेजुएला हो गया, ऑल दोस कंट्रीज, ओके। एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये वो एरिया है जहां पे ये कंडीशन अभी भी कई बार कुछ एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलती है, जहां पे बच्चों को एक राइट अमाउंट में मील नहीं मिल रहा होता, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ इन लोगों ने दैट इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन हो सकता है यहाँ पे ड्राउट, राइट, सूखा पड़ गया, या फेमाइन, आपके क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहे हैं, राइट। ड्राउट या फेमाइन अगर आपका होता है उस एरिया के अंदर, देन यू कैन फाइंड कि वहां पे आपको ये डेफिशिएंसीज देखने के लिए मिल सकती है, वहां पे आपको बच्चों को लेके ये डेफिशिएंसीज देखने के लिए आपको मिल सकती है, राइट। इवन अगर कोई पॉलिटिकल कंडीशन अगर वहां पे बिगड़ जाती है, देन उसके से भी ये आपका हो सकता है। कई बार सिविल वॉर हो जाते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो उसके वजह से भी आपकी कंडीशंस आ सकती है, राइट। ये एक बार हो चुका है पहले भी इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश की जब लिबरेशन वॉर हो रही थी तब ये चीज हो चुकी है। क्या कोई मुझे इनकेस अगर किसी को हिस्ट्री मालूम होगी, डू यू नो व्हेन द बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड? बांग्लादेश का लिबरेशन कौन से ईयर में हुआ था? एनीवन? नो वन? कोई बात नहीं, इट्स 1971। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो देयर वर सिचुएशंस जहां पे आपको ये कंडीशन कॉमनली देखने के लिए मिलती थी पॉपुलेशन के अंदर, राइट। देन इन इथोपिया भी ये कंडीशन आई थी बिकॉज ऑफ द सीवियर ड्राउट एंड इन द मिड 80s, ओके। तो ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो लोग स्टेटमेंट डालते हैं इसमें से जो डाल सकते हैं, देन यू शुड नो कि ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाली जो कंडीशंस थी, ये कौन से एरिया में देखने को मिलती है और कौन से एरिया में पास्ट में देखने के लिए मिल चुकी है। लाइक योर बांग्लादेश ड्यूरिंग योर लिबरेशन वॉर एंड इन इथोपिया ड्यूरिंग योर मिड 80s, जब वहां पे ड्राउट आया था तब ये कंडीशन वहां पे देखने के लिए मिली थी। सी अगर सही में देखा जाए तो आज की एज में या आज के इन द प्रेजेंट ईयर ये कंडीशन बहुत कॉमन नहीं है। इट्स नॉट दैट कॉमन, इट्स वेरी रेयर, बट स्टिल कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स योर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड दीज आर द स्टेटमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, राइट। सो दैट्स वन थिंग। नाउ ये हम देख चुके हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द एब्जॉर्प्शन वाला कंटेंट। अब एब्जॉर्प्शन के जब हम बात करते हैं, आपको कुछ चीजें तो मालूम ही है, राइट। हमें बस एक दो एडिशनल चीजें यहाँ पे देखनी है क्योंकि ये टेबल एनसीईआरटी का है, राइट। सो लेट्स सी दैट। स्टमक में एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो विल फाइंड कि आपका वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, सिंपल शुगर आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड अल्कोहल यहाँ पे हो जाएगा आपका एब्जॉर्ब। सो दीज आर द थिंग्स विल फाइंड गेटिंग एब्जॉर्ब इन द स्टमक, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम काफी क्लियरली जानते हैं, राइट। किसी को याद है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे फास्ट क्या चीज एब्जॉर्ब होती थी? एनीवन रिमेंबर्स दैट कि कौन सा मॉलिक्यूल माल सबसे फास्ट एब्जॉर्ब होता था? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, ऑलमोस्ट कुछ कह रहे थे आप। माल्टो सबसे फास्ट कौन एब्जॉर्ब? नहीं, माल्टोस तो नहीं, माल्टोस नहीं। एनीथिंग एल्स? इट स्टार्ट्स विद जी, जी से चालू होता है। ग्लैक्टोज। गैलेक्टोज। लैक्टोज गैलेक्टोज सबसे रैपिडली आपका एब्जॉर्ब होता है सेल्स के अंदर, याद रखना, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग वेरी रैपिडली। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है देख लेते हैं यहाँ पे। यू विल फाइंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस। वाटर आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है काफी अच्छे तरीके से। आपके मिनरल आयंस यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे। यू विल गेट टू सी कि कई सारे मिनरल आयंस यहाँ पे आपके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और यहाँ पे थोड़े बहुत आपके ड्रग्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक तो समझ में आता है। माउथ को लेके थोड़ा आपको यहाँ पे देखना चाहिए, बिकॉज माउथ यहाँ पे थोड़ा सा इट्स थोड़ा न्यू फॉर यू। अब माउथ में क्या होता है ना, याद रखना कि आपका जो टंग होता है, टंग के नीचे जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती है। जनरली वो जो एरिया होता है वो ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है। ड्रग्स मतलब मेडिसिनल ड्रग्स, राइट।
तो टंग के नीचे वाला जो आपका एरिया है, दैट एरिया कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्यू ड्रग्स ओवर हियर. ओके, और ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है माउथ के अंदर. सो माउथ के अंदर कोई बोले कि यार कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है. एब्जॉर्प्शन वहां पे भी हो सकता है, लेकिन वो होगा अंडर द टंग यू हैव सम ब्लड वेसल्स. और अगर वहां पे आप स्प्रे करते हो ड्रग को, अगर आप उस ड्रग को अगर आप स्प्रे करते हो, देन उसे आप वहां से एब्जॉर्ब कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू द ब्लड वेसल्स. तो यहाँ पे देख लेते हैं उस चीज को. सर्टन ड्रग्स coming in contact with the mucosa of the mouth and lower side of the tongue are absorbed into blood capillaries lining them. right? तो याद रखना आप लोग कि अभी है ना क्या हो रहा है आजकल कि कई सारे ड्रग्स बनाए जा रहे हैं और वो ड्रग्स को लिया जाता है एज अ स्प्रे. सो कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स बनते हैं. आई वोंट से ड्रग्स, आई विल से सप्लीमेंट्स. और ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं लोग, उसको स्प्रे करते हैं मुंह के अंदर, और वो सप्लीमेंट्स आपके माउथ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट, वाया दोस ब्लड कैपिलरीज, और डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर आ जाते हैं बहुत जल्दी. तो ये अभी चालू हुआ है. आई एम वेरी श्योर कि अपकमिंग ईयर के अंदर ये काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल वे टू टेक सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स. आप उसने आप स्प्रे करो माउथ के अंदर और वो आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएंगे, राइट. तो याद रखिएगा ये बात कि माउथ से भी आप चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हो. बीइंग मोर प्रिसाइज, आप ड्रग्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा सकते हो, राइट. कई सारे ड्रग्स को आप यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा सकते हो. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. तो क्या माउथ वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द माउथ पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है. आपके यस मुझे सुनाई दे रहे कट कट की आवाज में, लेकिन आई एम अज्यूमिंग दैट इज ट्रू. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी योर माउथ एंड दैट्स व्हाट आई विल बी फाइंडिंग ओवर हियर, राइट. ये जो पैराग्राफ मेरे सामने है, ये पैराग्राफ बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो जीआई ट्रैक है उसे नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है, उसे हार्मोन्स भी कंट्रोल करता है. सो योर नर्वस सिस्टम भी आपका कंट्रोल करता है जीआई ट्रैक को, और उसके साथ साथ इवन योर हार्मोन्स आर नोन टू कंट्रोल योर जीआई ट्रैक. क्या आप में से कोई एग्जांपल दे सकता है इस चीज का, जिससे मैं आप प्रूव कर सको कि यार नर्वस सिस्टम भी आपके जीआई ट्रैक को कंट्रोल करता है? कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल जिससे आप बोल सको कि यार जीआई ट्रैक को आपका नर्वस सिस्टम या एलिमेंट कैनाल को कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम? एनी एग्जांपल यू हैव इन योर हेड? मेड्यूला ऑब्लांगटा जैसे वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है. ठीक है, एक ये चीज आपने बताई. ठीक है, और कुछ उसके अलावा और कुछ आप सोच सकते हो? स्मेल. हाँ जी, बोलिए. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे अज्यूम कर लो कि आपके सामने अभी मैं खाना रख देता हूँ. अभी आपके सामने मैं रख देता हूँ कड़ी चावल और राजमा चावल आपके सामने रख देता हूँ. तो सिंपल सी बात है, आपके मुंह में सलाइवेशन चालू हो जाएगा. आपके मुंह में वो देख के आपके मुंह में सलाइवेशन चालू हो जाएगा. दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आपका नर्वस सिस्टम आपकी जीआई ट्रैक को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आपका जो मुंह में. हाँ जी बेटा, बोलिए. स्मेल. स्मेल, वही स्मेल कर लिया आपने. आप यहाँ पे बैठ के आपका लेक्चर देख रहे हो, जबरदस्ती आप यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो, और वहां पे बन रहा है खाना. वहां पे आपके घर पे बढ़िया खाना बन रहा है, एंड यू विल स्टार्ट सलाइवेटिंग. सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ नर्वस सिस्टम. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल कि आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे आपका कंट्रोल कर रहा है. सो स्मेल हो गया, या आपके सामने साइट हो गया, देख लिया आपने खाने को, सो आपका बॉडी प्रिपेयर करने लगता है आपको कि चलो भैया आप खाना मिलने वाला है. एंड दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि आपका नर्वस सिस्टम यहाँ पे आपका कंट्रोल करता है, आपकी जीआई ट्रैक को, आपके ग्लैंड्स को कंट्रोल कर सकता है. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग याद रखना कि हमने कई सारे हार्मोन्स की बात की थी. गैस्ट्रिन, एंटेरोगेस्ट्रॉन, देन यू हैव सिक्रेटिन, सीसीके. ये सारे हार्मोन्स जो है वो भी आपका कंट्रोल करते हैं ग्लैंड्स के सिक्रीशन को. सो आई कैन ऑल्सो से हार्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल द जीआई ट्रैक. तो यही इस पैराग्राफ में देख रखा हुआ है. So let's see over here once what have been written over here. तो यहाँ पे लिखा हुआ है something like your activities of my GI tract are under neural and hormonal control for a proper coordination of different parts, right? The sight, smell, or the presence of food in the oral cavity can stimulate secretion of saliva, right? Gastric or intestinal secretion are also similarly स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल. आपका जो गैस्ट्रिक जूस आ रहा होता है या आपका इंटेस्टाइन से जूस आ रहा होता है, वो भी आपका कई बार इस सिग्नल के थ्रू ही आपका आपका आगे आएगा. बिकॉज ऑफ द सिग्नल कमिंग फ्रॉम योर दिस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स, इट इज गोइंग टू कम आउट. द मस्कुलर एक्टिविटी
the muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by the neural mechanism. आपका ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना आपके इंटेस्टाइन का, उसको भी आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर सकता है, ठीक है. एंड देन दे हैव रिटन हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये तो आप जानते हो. तो ये पैराग्राफ है जो आपको यहाँ पे मुझे समझाना था. तो याद रखना, नर्वस सिस्टम हार्मोन्स आपके कंट्रोल करते हैं आपके, दे डू कंट्रोल योर एलिमेंट करा और दे डू कंट्रोल योर जीआई ट्रैक. सो दे डू कंट्रोल योर जीआई ट्रैक. तो ये आपको याद होना चाहिए. दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा. गॉबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं, बताओ जल्दी. गॉबलेट सेल करेंगे क्या रिलीज? म्यूकस. हाँ जी, यस, दिस इज गोइंग टू रिलीज द म्यूकस. आपको याद रखना है कि जो आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, जो आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं, उसका एक और नाम है यहाँ पे, एंड दैट नाम इज गोइंग टू बी योर सर्कस एंटेरिकस. याद रखना. तो सर्कस एंटेरिकस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ इंटेस्टिनल एंजाइम्स और इंटेस्टिनल जूसेस को ये इवन हम यहाँ पे बोलते हैं सर्कस एंटेरिकस. सो जो इंटेस्टाइनल जूसेस हम पढ़ते थे उनका एक और नाम है यहाँ पे, दैट इज माय सर्कस एंटेरिकस. तो ये नाम अगर कभी आपको देंगे तो ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था. दिस इज समथिंग व्हिच इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर माय इंटेस्टाइनल जूसेस, राइट. यही दो चीजें जो आपको मुझे यहाँ पे बतानी थी, राइट. हाँ, किसी को याद है बोलस क्या होता है? डस्ट एनिमल रिमेंबर बोलस क्या होता है आपका? बताइए. खाना खाने के बाद आते समय करते हैं हम. सर जो हाँ, जो हाँ जी, राइट. जब आप खाना खा रहे होते हो, जब आप चबा रहे होते हो, जो आपके मुंह में जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं हमारा बोलस. स्वैलो करने के पहले आपका पहले बोलस बनता है. तो आपका जो खा रहे हो आप चबा रहे हो, समझो आप रोटी चबा रहे हो, चबाने के बाद जब आप स्वैलो करने वाले होते हो ना, वो जो स्ट्रक्चर को आपका स्वैलो करते हो उसे हम बोलते हैं बोलस. दैट फूड पार्टिकल ओवर देयर इज कॉल्ड एज योर बोलस, ठीक है. सो ये हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं. इसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग and adhering the masticated food particles into bolus. आपका म्यूकस बेसिकली हेल्प करता है सारे खाने को चिपकाने में. जो भी आपने खाया है, जो भी आपने चबाया है, उसको चिपकाने में वो हेल्प करता है और फिर आप उसे स्वैलो कर लेते हो, राइट. सो बोलस इज देन कन्वेट इनटू फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस. जब आप खाने को स्वैलो करते हो उसे हम बोलते हैं मेरा डिग्लूटेशन. याद रखना, जब आप खाने को स्वैलो करते हो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे डिग्लूटेशन. So deglutition is something you have to know. This means simply your swallowing of the food particle. जब आप खाने को swallow करते हो उसको हम बोलते हैं हमारा deglutition, और कुछ नहीं है ये. That's a simple term you have to know, right? बाकी चीजें हमने देख चुके हैं. You know what is peristalsis? आपका जब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है आपके इंटेस्टाइन का, जिसे हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस, जिसके थ्रू आपका खाना आगे बढ़ जाएगा. और गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर के बारे में तो आप लोग जानते ही हो. सो दैट इज समथिंग आई डोंट हैव टू मेंशन टू यू. So these are the things you have to know. ये पिक्चर है आपके एनसीईआरटी की. ये पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीजें आ रही है, क्या चीजें नहीं आ रही. शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू इन दिस, ठीक है. यू कैन सी द पैंक्रियास, जॉर्डिनम, वो ब्लैडर एंड डक्ट्स, ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. आप मुझे ये बता दो एक, चलो एक चीज मुझे आप यहाँ पे ये बता दो कि समझो अगर मैं यहाँ पे ब्लॉकेज कर देता हूँ तो क्या होगा? एक्स्ट्रा. हाँ जी, क्या हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे अपना ब्लॉकेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे हो क्या रहा है फिर? बाइल जूस सीक्रेट नहीं होगा. हाँ जी, राइट राइट राइट. बाइल जूस आपके यहाँ पे आगे नहीं आएगा. बाइल जूस आपके यहाँ पे सीक्रेट होगा. बाइल जूस आपका पहुंचेगा ही नहीं आपके डिओड्रेनम तक. अगर आपका बाइल जूस डिओड्रेनम तक अगर आपका नहीं पहुंच रहा, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ऑब्वियसली आपका लिवर, आपका डाइजेस्ट, आपका लिपिड, आपका डाइजेशन हो नहीं पाएगा. आपका लिपिड या फैट का डाइजेशन यहाँ पे आपका हो नहीं पाएगा अगर आपका ये यहाँ ब्लॉक कर देते हो तो, ठीक है. अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे ब्लॉकेज करता हो तो क्या होगा? सर हाँ जी, राइट. अब पैंक्रेटिक जूस मेरा आगे नहीं आ पाएगा. नाउ आई डोंट फाइंड माय पैंक्रेटिक जूस कमिंग फॉरवर्ड. अब वो मेरा आगे नहीं आ सकता. और अगर वो आगे आ नहीं सकता, देन श्योरली आई विल बी फाइंडिंग कि मेरा उससे अब डायलेशन जो हो रहा था वो मेरा हो नहीं पाएगा, राइट. तो ये याद रखना कि कौन सा डक्ट से क्या आ रहा है और उसे ब्लॉक किया तो हमारा क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके होंगे. ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर गट. दैट्स योर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ योर गट. आप मुझे बस इतना बता दो इसके अंदर
कि इनमें से किसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपका म्यूकस ज्यादा सिक्रीट करेगा, कौन सा एरिया ज्यादा म्यूकस यहाँ पे सिक्रीट करेगा? Mucosa. Mucosa. राइट, ये आपका म्यूकस सिक्रीट करेगा, दैट्स राइट आंसर, ट्रू। कौन से एरिया में आपको मिलेगा देखने के लिए ज्यादा अमाउंट में ब्लड वेसल, नर्व्स और ग्लैंड्स? Right, Ishita and all of you who have answered this, Apurva and Devanshi, yes, it is my submucosa, जिसमें मुझे मिलेगा देखने के लिए मिला कई सारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स और इवन मेरे कई सारे ग्लैंड्स मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होगा इन चारों में से? Serosa. Serosa. बहुत बढ़िया, राइट। सो नाउ यू नो ऑल दोस थिंग्स, इट्स वेरी क्लियर टू यू। ये जो डिप्रेशन यहाँ पे बना हुआ है ना, डिप्रेशन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसको हम डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? Crypt of Labarcon. बहुत बढ़िया, यस, क्रिप्ट ऑफ लाबरकोन, ट्रू। क्रिप्ट ऑफ लाबरकोन इज द टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर, ठीक है। देन ये आपके पिक्चर आपकी जीआई ट्रैक की, ये आपका यहाँ पे है जीआई ट्रैक। हम एक एक चीज यहाँ पे हमने इससे ही चालू किया था हमारा चैप्टर, और यही पिक्चर को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, वी हैव सीन एवरीथिंग इन दिस, राइट। हमने समझा कि कहाँ पे क्या चीज आ रही, क्या नहीं आ रही। और क्या आप मुझे बता सकते हो कि सीकम का काम क्या होता है? एनीवन रिमेंबर सीकम में क्या होता था? सीकम क्या होता था इसके अंदर? बैक्टीरिया, माइक्रो Flora. हाँ जी, राइट। इसके अंदर मुझे कई सारे बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाते थे। सो माइक्रोफ्लोरा मुझे यहाँ पे दिखता था। उस माइक्रोफ्लोरा का काम क्या होता था? Vitamin K. सर वाटर को Vitamin K and vitamin B of different types. Vitamin. हाँ जी, विटामिन के एंड विटामिन बी के कई सारे टाइप्स, विटामिन बी के मेनी टाइप्स ये आपको बना के देते थे। सो ये काफी हमारे लिए फायदेमंद होता है, राइट, ये आपको मालूम है। और मुझे बता दो कि आपका जो डिओड्रेनम है यहाँ पे, इसका साइज क्या होता है? 25 centimeter. 25 centimeter. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, राइट। इट्स योर 25 सेंटीमीटर, मीटर मत बोलना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर। ईसोफेगस का साइज कितना होता है? 6 मीटर। 6 मीटर। 6 मीटर मतलब बेटा पता है कितना हुआ? 18 फीट हुआ। इतना लंबा कैसे होगा बेटा ईसोफेगस? 25 हाँ centimeter. जी, ये भी आपका रहेगा 25 सेंटीमीटर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। लिवर के कितने लोब्स होते हैं? लिवर के लोब्स कितने होंगे? हाँ जी बेटा, यस, 2 लोब्स आपको मिल जाएंगे लिवर के अंदर, ठीक है। एंड फिर बताइए आप मुझे यहाँ पे कि आपका वाटर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है, राइट, ठीक है। क्या ईसोफेगस के अंदर मुझे एपिग्लोटिस मिलेगा? क्या ईसोफेगस के अंदर मुझे एपिग्लोटिस मिलेगा? नो सर। नहीं मिलना बेटा, नहीं मिलना, बिल्कुल नहीं मिलना, यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको ग्लोटिस के पास मिलेगा। इट विल बी नियर द ट्राइकिया वाले एरिया में आपको मिलेगा, यहाँ आपको कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है, राइट। सो आई गेस दीज आर द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब एक क्वेश्चन ये करके बता दो, ये तो चलो ठीक है। पैंक्रियास के 2 रोल होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ये हम देख चुके पहले भी। हाँ, ये क्वेश्चन को ध्यान से करो, ध्यान से देखो, पहले इसमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझो। ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इन्होंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है और इन्होंने क्या देखा, एक्स एक्सिस पे इन्होंने लिया हुआ है पीएच को, पीएच की वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपका यहाँ पे है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका जब पीएच आपका यहाँ पे 2 है, राइट, जब आपका पीएच यहाँ पे 2 है, तब आपको हाईएस्ट एक्टिविटी मिल रही है एंजाइम ए की। और जब आपका पीएच 8 होता है, तब आपका एंजाइम बी है, उसकी हाईएस्ट एक्टिविटी आपको मिल रही है। तो इन्होंने आपसे ये पूछा है कि आप मुझे ये बताओ कि एंजाइम ए कौन सा है और एंजाइम बी कौन सा है। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, एंजाइम ए जो मेरा यहाँ पे है वो 2 पीएच पे काफी अच्छे से काम कर पा रहा है, 2 पीएच पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और एंजाइम बी जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा 8 पीएच के ऊपर, पीएच 8 के ऊपर वो बहुत सही से काम कर पा रहा है। तो इतना इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। अब आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा? पेप्सिन। Sir, enzyme A pepsin and enzyme B chemotrypsin. Enzyme B is going to be your trypsin and enzyme A is going to be your pepsin. ये आपका होगा सही आंसर, क्योंकि पेप्सिन आप जानते हो, पेप्सिन आपका स्टमक में काम करता है। पेप्सिन जो आपका होता है वो आपको मिलेगा आपके स्टमक के अंदर, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द स्टमक। और ये किस पीएच पे काम करेगा? इट विल वर्क ऑन द पीएच दैट इज गोइंग टू बी योर 2, उस पीएच पे काम करेगा।
बाकी सब तो उस पीएच पे काम नहीं कर सकते हैं, राइट। और ट्रिप्सिन आपका होता है, ट्रिप्सिन आप जानते हो, इट विल वर्क ऑन द एल्कलाइन मीडियम। ट्रिप्सिन आपका जो रहेगा यहाँ पे, ये आपका एल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है। और जब आप कह रहे हो कि वहां पे 8 pH है, दैट मीन्स इट विल वर्क इन दैट मीडियम। सो ये आपका होगा ऑप्शन बी यहाँ पे। सो इसलिए आपका जो सही आंसर यहाँ पे बनता है आपका यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी, राइट। सेकंड पीएच पे आपका यहाँ पे आ रहा है आपका पेप्सिन, और आपका दूसरा आपका यहाँ पे आ रहा है ट्रिप्सिन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे टंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। टंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, और उसे रैप अप करते हैं। एक टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, फ्रेन्युलम। फ्रेन्युलम बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये आपका वो मसल है जिसके थ्रू आई बी फाइंडिंग कि मेरा टंग अटैच रहता है टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। दिस इज द मसल थ्रू विच आई बी फाइंडिंग माई टंग remain attached to the floor of buccal cavity। आपके बकल कैविटी के फ्लोर पे अगर टंग आपकी लगी हुई है तो लगी हुई है क्योंकि आपके पास एक छोटा सा अटैचमेंट है वहां पे, और उसे हम कहते हैं यहाँ पे फ्रेन्युलम। सो फ्रेन्युलम इज अ मसल थ्रू विच यू विल बी फाइंडिंग कि आपका टंग जो है वो आपका अटैच रहता है आपके बकल कैविटी के फ्लोर के साथ। तो आपको ये चीज याद रखनी, ये टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये टर्म आपको आ सकता है। अगर आप असाइनमेंट चेक करते हो, असाइनमेंट में भी आपको ये टर्म देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसके अलावा टंग के अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतना याद रखना कि टंग के अंदर होते हैं कई सारे आपके टेस्ट बर्ड्स। आपको कई सारे टेस्ट बर्ड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और इन टेस्ट बर्ड्स को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ पैपिले। यू हैव अ टर्म ओवर हियर नोन एज माय पैपिले। तो यहाँ पे आपको जो पैपिले आपको दिख रहे हैं ना, मैं आपको कुछ पे फोकस करना चाहूंगा। एक होता है आपका फोलिएट पैपिले, जो आपको यहाँ पे लीफ जैसा दिखेगा आपको यहाँ पे कोने कोने में, राइट। एक आपको होता है फोलिएट पैपिले। फिर एक आपको होता है वेलेट वाला पैपिले, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, काफी बड़े बड़े यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। दीज आर माई वेलेट पैपिले। देन यू हैव अ फंजीफॉर्म पैपिले, राइट, व्हिच आर देयर इन द सेंटर, ओके। एंड देन यू हैव अ फिलीफॉर्म पैपिले, जो आपको कोने कोने में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। यू विल फाइंड देम इन द पेरिफेरी के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है, ओके। अब ये 4 पैपिले जो आपके होते हैं, ये आपके नाम है जिनको आप ध्यान दे सकते हो अगर आप थोड़ा ध्यान देते हो इनके ऊपर तो। एंड इसी एरिया में आपको कई सारे टेस्ट बर्ड्स भी आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ओके। और ज्यादा टंग में आपको कुछ याद नहीं रखना, बिकॉज टंग इज नॉट समथिंग जो आपका डिटेल में एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी के अंदर, ना ही आपका नीट का पार्ट बनता है, नीदर इट्स अ पार्ट ऑफ योर नीट इन डिटेल, ओके। इतना याद रख लो। फ्रेन्युलम आपका यहाँ पे क्या है, और याद रखना यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिले इन द टंग। एक होगा आपका फंजीफॉर्म, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, योर फिलीफॉर्म, वेलेट एंड योर फोलिएट पैपिले। सो दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो। इतना तुम्हें इसके अंदर याद रखना होगा, राइट। इतना भी अगर तुम याद नहीं रखते ना चलेगा, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेन्युलम क्या होता है, ये आपका वो मसल है जिसके थ्रू मेरा टंग आपका अटैच होगा टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। इतना याद रख लो, ठीक है। एंड टंग में याद रखना इट विल हैव अ नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स, जो आपको हेल्प करते हैं टेस्ट करने के लिए आपके खाने को, राइट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो एंड दीज आर द ओनली थिंग्स यू हैव टू नो, राइट। यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। दिस इज योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप घर जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना हो सकता है आपसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है आपके यहाँ पे, वो इसको लेके आपकी हो जाएगी क्लियर। सो दैट इज समथिंग यू हैव